हेलो स्टूडेंट्स। नीट की तैयारी टेस्ट सीरीज़ में आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी सॉलिड वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज वाली वीडियो में हम फ्लूइड वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, एक यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, वाटर है और एक ऑयल है, और उसको सेपरेट करा हुआ है किसके द्वारा, मरकरी के द्वारा। जैसे कि हम डायग्राम देख सकते हैं, एक साइड पे वाटर है, एक साइड पे ऑयल है, दोनों को सेपरेट कर रखा है किसने, मरकरी ने। नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ है, मरकरी कॉलम जो दोनों आर्म्स के अंदर है वो सेम लेवल पे। जैसे हम दे सकते हैं इधर मरकरी ए वाले पॉइंट तक है, इस वाले में बी वाले पॉइंट तक है, वो लेवल जो है सेम है, मतलब ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं दोनों पॉइंट्स। नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है, एक साइड पे अपने पास 10 सेंटीमीटर वाटर है और दूसरी साइड पे अपने पास कितनी हाइट है ऑयल की, 12.5 सेंटीमीटर। और अपने को फाइंड क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी, ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी। पहले जो जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आए रिलेटिव डेंसिटी पे, तो अपने को पता है रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे लिखते होते हैं, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कैसे डिफाइन करी जाती है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की। और वाटर की डेंसिटी अपने को पता है सीजीएस में रहती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एसआई में कितनी रहती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोनों ही यूनिट्स में डेंसिटी की वैल्यू याद रखेंगे, सीजीएस में 1 रहती है और एसआई में 1000 रहती है। नेक्स्ट अपन जो इसमें कंसेप्ट यूज होने वाला है, जैसे मान लो अपने पास ऐसे कंटेनर है, ऐसे लिक्विड से भरा हुआ है। अपने को पता है लिक्विड के अंदर जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर जो है इंक्रीज करता है। वो प्रेशर कैसे इंक्रीज करता है, जैसे मान लो यहाँ पे बाहर एयर है तो प्रेशर पी एटीएम। यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ पी पॉइंट, जो सरफेस से कुछ एच दूरी पे, और इस लिक्विड की अगर मैं डेंसिटी जो है रो ले लूँ, और ये कंटेनर जो है यहाँ पे रेस्ट पे है, कंटेनर एट रेस्ट, तो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है प्रेशर जो है इंक्रीज करता होता है। पी पॉइंट पे प्रेशर जो है क्या रहेगा, जो टॉप वाले पॉइंट पे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड की वजह से कितना इंक्रीज हो जाएगा, एच रो जी। सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, कोई कंटेनर की शेप पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। तो जब भी किसी लिक्विड के अंदर एच हाइट नीचे जाएंगे तो एच रो जी से प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये वाला कंसेप्ट भी इसमें यूज होने वाला है। एक और जो यू शेप ट्यूब में यूज होती है, सेम लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जब यू ट्यूब अपनी रेस्ट पे है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो है सेम रहेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड, प्रेशर जो रहेंगे सेम रहेगा। दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होना चाहिए और सेम लिक्विड होना चाहिए। और ट्यूब जो है अगर रेस्ट पे है तब सेम लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो समझते हैं कैसे करना है। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, कोई ऐसे पॉइंट लेंगे जो सेम लिक्विड के अंदर है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। जैसे कि अपने को इस क्वेश्चन में दिख भी रहा है, ए और बी पॉइंट जो हैं मरकरी के अंदर है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो उन पॉइंट्स पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी को इक्वेट करके हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करेंगे, किसकी, ऑयल की। तो समझते हैं कैसे करना है। तो पहले मैं लिखता हूं प्रेशर जो ए पॉइंट पे,
ए पॉइंट पे क्या प्रेशर बनेगा। अगर हम देखें ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हवा है तो यहाँ पे प्रेशर कितना P80। हम वाटर के अंदर नीचे जा रहे हैं, कितना हाइट नीचे जा रहे हैं 10 सेंटीमीटर, और वाटर की डेंसिटी को लिख लेते हैं रो W से। तो P80m नीचे, हाइट ये है, डेंसिटी ये है, इंटू जी, ये प्रेशर लिखा जाएगा। तो P80m प्लस कितनी हाइट है 10 सेंटीमीटर इंटू वाटर की डेंसिटी इंटू जी, ये प्रेशर रहने वाला किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। सिमिलरली बी वाले पॉइंट पे लिखते हैं। बी वाला पॉइंट अगर देखें उसके लिए फिर से यहाँ पे तो कितना P80m, अभी हाइट कितनी जा रहे हैं हम 12.5, बट अभी लिक्विड कौन सा है, ऑयल वाला, मान लो उसकी डेंसिटी रो ऑयल। तो बी पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखा जाएगा बेटा, P80m प्लस कितनी हाइट नीचे गए 12.5, डेंसिटी क्या आएगी रो ऑयल इंटू जी। वो दोनों ही पॉइंट मरकरी के अंदर हैं और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेंगे, सेम। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, प्रेशर ए और बी पे क्या रहेगा, सेम। तो इधर P80m प्लस 10 इंटू रो वाटर इंटू जी, इधर P80m प्लस 12.5 इंटू रो ऑयल इंटू जी। ये P80m दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या रहेगा 10 इंटू रो वाटर इंटू जी, उधर बचा 12.5 रो ऑयल इंटू जी। अगर देखें ये जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अपने को रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, मतलब ऑयल की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर। तो ये वाटर वाली डेंसिटी को इधर ले चलते हैं, तो इधर आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 12.5, और इधर क्या रहेगा रो ऑयल बाय रो वाटर, जो कि क्या है रिलेटिव डेंसिटी किसकी, ऑयल की। इसको डेसिमल हटाएंगे 100/125, 5 पे कट कर दो, इधर 20, 5 पे कट कर देंगे 25, 5 पे फिर से कर देते हैं 4, और इधर आ जाएगा 5। तो अपना रिलेटिव डेंसिटी क्या आ रहा है 4/5, डेसिमल में अगर लिखें तो 0.8। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी पूछा था, अपना आ रहा था 0.8, मतलब कि ऑप्शन 1। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, दो सॉलिड्स हैं अपने पास ए एंड बी, और वो फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट कर रहे हैं मतलब उनके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0। और ये देखा गया, उसने बोला कि जो ए फ्लोट कर रहा है उसके लिए हाफ ऑफ द बॉडी जो है इमर्ज है पानी के अंदर, मतलब बॉडी का आधा वॉल्यूम पानी में है, आधा क्या है पानी के बाहर। और बी के लिए अपने को क्या बोल रहे, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम वो कहाँ पे है, अबव द वाटर लेवल। पानी के बाहर 1/4 है, तो मतलब अंदर कितना हो जाएगा 3/4। अपने को क्या निकालनी है, रेशो निकालना है किसका, डेंसिटीज का, ए और बी की डेंसिटी का रेशो निकालना। यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होने वाला बेटा वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि अपने को क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, बायोंड फोर्स लगती है। उसको समझते हैं कि वो बायोंड फोर्स किसके इक्वल रहती है। यहाँ पे कंसेप्ट जो यूज होगा वो क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जैसे मान लो अपने पास ऐसे कोई कंटेनर है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे मान लो फ्लोट कर रहा है। तो जब भी कोई बॉडी जा तो ऐसे फ्लोट कर रही है, जा उसके अंदर इमर्ज है पूरी फुली की फुली, चाहे पार्शियली इमर्ज है चाहे फुली इमर्ज है, तो आर्किमिडीज बोलता है कि उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको हम बायोंड फोर्स बोलते होते हैं, जो किसके इक्वल रहता है। मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, रो एल मान लेते हैं, तो वो लिक्विड की डेंसिटी, और जो ये बॉडी वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है किसका, लिक्विड का,
वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हो रहा है लिक्विड का इनटू जी, इसके इक्वल क्या लगेगा, बायोंट फोर्स लगने वाला है। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई भी बॉडी जब चाहे पार्शली इमर्ज है लिक्विड के अंदर चाहे पूरी की पूरी, उसके ऊपर एक बायोंट फोर्स लगेगा जो किसके इक्वल, लिक्विड की डेंसिटी, जितना वो बॉडी लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है वो वॉल्यूम इनटू जी। अब अपने को बोला गया ये बॉडी फ्लोट कर रही है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है, ऊपर की तरफ बायोंट लग रही है, नीचे अपने को पता है उसका वेट लगेगा। इक्विलिब्रियम पे है तो बायोंट वाला फोर्स उसके वेट के क्या है, इक्वल है। उसी चीज को हम यूज करके डेंसिटी निकालने वाले हैं ए और बी की। तो पहले ए के लिए देखते हैं। ए के लिए अपने को बोल रखा है जो वॉल्यूम है उसका हाफ वॉल्यूम अंदर है, आधा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है और आधा क्या है, बाहर। मतलब इतना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है। अगर उसका वॉल्यूम v है तो v/2 उसका अंदर है, तो v/2 वॉल्यूम वो लिक्विड का क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी बायोंट फोर्स, वो किसके इक्वल रहेगी, लिक्विड की डेंसिटी। लिक्विड अगर अपने को देखें क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, तो वाटर की डेंसिटी रो वाटर, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, आधा वॉल्यूम इसका अंदर है v/2 इंटू जी, और नीचे की तरफ इसका क्या लगेगा, वेट लगेगा, मास ऑफ ए बॉडी इंटू जी। बॉडी का मास हम कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो ए इंटू वॉल्यूम वी। फ्लोट कर रही है तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बैलेंस हो रहे, तो हम क्या लिखेंगे, रो वाटर v/2 इंटू जी किसके इक्वल, रो ए v इंटू जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, v से v भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a बॉडी की डेंसिटी क्या आ गई, जो वाटर की डेंसिटी है, डिवाइड बाय 2। सबसे पहले हमने a वाले सॉलिड की डेंसिटी निकाल ली वाटर की फॉर्म में, सिमिलरली b की निकालते हैं, फिर दोनों का क्या ले लेंगे हम, रेशो ले लेंगे। b के लिए अपने को क्या बोला हुआ, 1/4 जो वॉल्यूम है अबव है सरफेस के, तो मतलब 3/4 जो वॉल्यूम है इनसाइड में। बी वाले के लिए मान लो इसका वॉल्यूम v है, तो अंदर की तरफ कितना वॉल्यूम है, 3v/4। तो ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगेगी जो कि किसके इक्वल, पानी की डेंसिटी, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है 3v/4 इंटू जी। नीचे इसका वेट लगेगा, वेट कैसे लिखेंगे, मास ऑफ बॉडी b इंटू जी, मास को हम कैसे लिख लेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इक्विलिब्रियम पे है तो फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे, रो वाटर इंटू 3v/4 इंटू जी, इधर रो वी इंटू वी इंटू जी, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बॉडी बी की डेंसिटी क्या आ जाएगी, 3/4 इंटू वाटर की डेंसिटी। दोनों बॉडी की डेंसिटी आ चुकी है, दोनों का रेशियो लेते हैं, रो ए बाय रो बी। ए की अपनी क्या आई थी, वाटर की डेंसिटी डिवाइड बाय 2, और इधर क्या आ रही है, 3 टाइम्स रो वाटर डिवाइड बाय 4। पानी की डेंसिटी ऊपर नीचे कैंसिल, 1/2 इधर बन जाएगा 4/3, तो क्या आ जाएगा 2/3। तो डेंसिटी का रेशियो क्या आ रहा है बेटा, 2/3। कंसेप्ट याद रखेंगे, कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बायोंट फोर्स लगेगी जब भी किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर रखा जाएगा, चाहे वो पार्शियली मर जाए चाहे फुली। ऑप्शन चेक करते हैं, अपना आ रहा है 2/3, मतलब कि ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, एक वुडन ब्लॉक है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्लॉक है अपना, उसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है, फ्लोट कर रहा है। तो सेम पिछले वाला ही केस है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करेंगे। फ्लोट कर रहा है तो मतलब बायोंट फोर्स उसके वेट के इक्वल रहा हुआ। अपने को शो करे हुए हैं डिस्टेंस एल और एच। एल जो है ब्लॉक का मतलब ब्लॉक का कितना लेंथ है जो लिक्विड के अंदर है, और नेक्स्ट एच कौन सा डिस्टेंस है, ये लेवल है, लिक्विड का जो लेवल है उसकी हाइट एच है। अपने को बोल रहा है अगर कुछ टाइम के बाद अगर कॉइन जो है पानी के अंदर चला जाए तो अपने को बताना है ये एल और एच में क्या चेंज आएगा। वन बाय वन देखते हैं, पहले एल पे आते हैं। अगर ये कॉइन बाहर चला जाएगा तो सिर्फ ब्लॉक का वेट उसको नीचे पुश कर रहा है। पहले ये दोनों मिलके अंदर पुश कर रहे थे, उसकी वजह से कितना अंदर जा रहा था ये एल। जब हम कॉइन ड्रॉप कर देंगे तो सिर्फ ब्लॉक का वेट की वजह से वो नीचे जाएगा, तो मतलब पहले से वेट कम हो गया, कॉइन का वेट अभी नहीं आ रहा, तो अभी कम लेंथ अंदर की तरफ जाएगा। तो एल वाला तो सिंपल ही है, एल अपना क्या होने वाला है, डिक्रीज, क्योंकि पहले दोनों का वेट मिलके उसको अंदर की तरफ पुश कर रहे थे, अभी सिर्फ ब्लॉक पुश करेगा जब कॉइन हम हटा देंगे। तो एल तो क्या होने वाला है, डिक्रीज। अपने को एच देखना है, पानी के लेवल में क्या चेंज आएगा। तो हम देखते हैं पहले दोनों मिलके कितना पानी डिस्प्लेस कर रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे। अगर बाद में पानी ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पहले वाला तो लेवल बढ़ जाएगा, अगर उतना ही कर रहे हैं तो लेवल सेम रहेगा, अगर पहले से कम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो लेवल क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि इनिशियली कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है और फिर फाइनल में कितना डिस्प्लेस हो रहा है। तो पहले इनिशियली देखते हैं। मान लो इसका मास m1 है और कॉइन के मास को m2 मान लेते हैं। तो नीचे की तरफ अपने को पता है फोर्स लग जाएगी, इनका वेट मासेस का सम इनटू जी। ऊपर की तरफ क्या लग रही है, बायोंट फोर्स, जो कि क्या आएगा, पानी की डेंसिटी जो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे हैं इनटू जी। फ्लोट कर रहे हैं तो दोनों फोर्सेस के हैं बराबर, मतलब m1 प्लस m2 इंटू जी किसके इक्वल, रो वाटर वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हो रहा है इंटू जी। ये जी से जी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसर। ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, ये डेंसिटी को दूसरी साइड ले जाएंगे, वो क्या आ जाएगा, m1 बाय रो वाटर प्लस m2 बाय रो वाटर। तो जब कॉइन ऊपर ही रखा हुआ था तो इतना पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था। अब नेक्स्ट आते हैं, जब कॉइन पानी के अंदर फॉल हो जाएगा तब कितना वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस हो रहा होगा। नेक्स्ट वाले केस में ये ऐसा है बेटा, ब्लॉक तो अभी भी फ्लोट कर रहा है, बट कॉइन क्योंकि मेटल का है तो वैसे सिंक कर जाएगा। तो एक तो जो इसका ब्लॉक का वॉल्यूम अंदर जा रहा है उसकी वजह से लेवल बढ़ा हुआ है, एक कॉइन का जितना वॉल्यूम है उतना उसने पानी का कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ये m1 मास, ये m2 मास। कॉइन की वजह से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, जो उसका मास डिवाइड बाय कॉइन की डेंसिटी, क्योंकि जो जितना कॉइन का वॉल्यूम है, क्योंकि कॉइन पूरा का पूरा ही अंदर चला गया, तो जो कॉइन का वॉल्यूम है उतना वो डिस्प्लेस कर रहा है। ब्लॉक तो अभी भी फ्लोट कर रहा है, तो इधर m1g, इधर क्या आ जाएगा, रो वाटर, कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा होगा, मान लो उसको v1 इंटू जी। तो यहाँ से रो वाटर v1 इंटू जी किसके इक्वल, m1 इंटू जी। जी से जी कट जाएगा, v1 अपना क्या आ जाएगा, m1 बाय रो वाटर। तो टोटल अगर देखें इन दोनों का सम डिस्प्लेस हो रहा है। अब अपने को चेक करना है कौन ज़्यादा है। अगर देखें ये टर्म तो दोनों में सेम है, इसमें भी m1 बाय रो वाटर है, इसमें भी क्या है, m1 बाय रो वाटर है। सेकेंड टर्म अगर देखें इसमें m2 बाय रो वाटर थी, उसमें क्या आ रही है, m2 बाय रो कॉइन। अपने को पता है कॉइन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, वो मेटल का है,
डेंसिटी ज़्यादा रहेगी मतलब वो वाला वॉल्यूम क्या है, कम। वॉल्यूम कम है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो मतलब लेवल जो है पहले के मुकाबले में कम राइज होने वाला है, मतलब एच क्या होने वाला है, डिक्रीज। क्वाइन की डेंसिटी ज़्यादा है रो वाटर से, तो फाइनल वाला जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वो कम डिस्प्लेस हो रहा है एज कंपेयर टू जो इनिशियल में डिस्प्लेस हो रहा है। तो पहले से भी कम डिस्प्लेस हो रहा है, तो मतलब लेवल क्या कर जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो एल भी डिक्रीज होने वाला है, एच भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसमें ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट आंसर, एल भी डिक्रीज कर जाएगा, एच भी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो अपने को क्या दिया हुआ है, एक टैंक है, पूरा फिल्ड है किससे, पानी से, और एक्सरलेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अपने को दिखाया हुआ है लेफ्ट साइड पे एक्सरलेट कर रहा है ए से। अपने को प्रेशर चेक करना है, 4 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी। जा तो चारों पे पहला क्या बोल रहा है, इक्वल है, जब मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है। तो इसमें अपने को क्या चेक करना है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है ना। अगर कंटेनर जो है लेफ्ट साइड पे एक्सरलेट कर रहा है, तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं पानी पे जो सूडो फोर्स लगेगी उसके ऑपोजिट में, जिधर अपना फ्रेम एक्सरलेट कर रहा होता है उसके ऑपोजिट में क्या लगेगी, सूडो फोर्स लगेगी। तो पानी पे जो सूडो फोर्स लगने वाली है वो किधर लगने वाली है, राइट साइड। राइट साइड पे सूडो फोर्स लग जाएगी पानी के ऊपर, जो कि कितनी, एम ए। एक दूसरी कौन सी फोर्स लग रही है पूरे पानी के ऊपर, एक ग्रेविटी फोर्स एम जी। राइट साइड पे सूडो फोर्स लग जाएगी क्योंकि हम कंटेनर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं पानी के ऊपर फोर्स। और नीचे की तरफ क्या लगेगी, एम जी फोर्स। तो एक तो प्रेशर राइट साइड पे बढ़ेगा, एक नीचे की साइड पे बढ़ने वाला है। तो पहले राइट साइड पे चलते हैं, तो लेफ्ट पे तो कम रहेगा, राइट पे ज़्यादा। राइट पे 2 पॉइंट, राइट पे देखा जाए एक तो ये बी वाला पॉइंट है, एक ये सी वाला पॉइंट है। फिर नेक्स्ट अपने को पता है किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो बी नहीं आएगा, मतलब कौन सा आने वाला है, सी वाला पॉइंट। राइट पे बढ़ेगा, राइट पे कौन से 2 पॉइंट, बी सी। फिर डाउनवर्ड में, इन दोनों में डाउनवर्ड वाला कौन सा, सी वाला। तो सी वाले पॉइंट पे प्रेशर अपना क्या बनेगा बेटा, मैक्सिमम। सी पे मैक्सिमम है, दूसरा अपने को चेक करना है मिनिमम। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने को पता प्रेशर क्या रहने वाला, कम। तो सी पे मैक्सिमम, ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट में कौन सा पॉइंट है, ए वाला। यहाँ प्रेशर क्या रहेगा बेटा, मिनिमम। फोर्स की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा। तो इस पॉइंट के ऑपोजिट में ए वाला पॉइंट, जहाँ हम बोल सकते हैं उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट में सबसे कम। लेफ्ट में सबसे कम मतलब ए और डी। नीचे बढ़ रहा था मतलब ऊपर कम हो रहा है, ऊपर कम हो रहा मतलब सबसे कम कहाँ पे, ए वाले पॉइंट। ए पे प्रेशर क्या आ जाएगा, मिनिमम। सी पे मैक्सिमम, ए पे मिनिमम। तो मैक्सिमम एट सी, मिनिमम एट ए। ऑप्शन 2 क्या है इसके लिए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, 2 पिस्टन है, सेपरेट हैं। 2 पिस्टन है, सेपरेट हैं स्पेस से, जो कि भरा हुआ है किससे, लिक्विड से। एक इधर पिस्टन है, एक ये पिस्टन है, और बीच में क्या है, लिक्विड। लिक्विड से सेपरेट है दोनों पिस्टन। स्मॉलर वाले पिस्टन पे अपने को क्या बोल रहा है, एग्जर्ट कर रहे हैं फोर्स ऑन द लिक्विड। अपने को पूछ रहा है फोर्स एग्जर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन। बड़े वाले पिस्टन पे क्या फोर्स लगने वाला है वो अपने को बताना है। स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स दिया हुआ है, बड़े वाले पिस्टन पे फोर्स निकालना। पहले इसमें समझते हैं कंसेप्ट क्या यूज होने वाला बेटा। इसमें बेटा जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो क्या है, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ अपने को क्या बोलता है कि अगर मान लो अपने पास एक एनक्लोज फ्लूइड है, उस एनक्लोज फ्लूइड के ऊपर किसी भी जगह पे अगर तुम प्रेशर लगाते हो तो वो सेम प्रेशर हर जगह क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे इस फोर्स की वजह से इस पिस्टन पे कुछ प्रेशर लगेगा, तो ये जितना प्रेशर है हर लिक्विड के पॉइंट पे उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो प्रेशर यहाँ पे सेम प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा।
अगर मान लो ये वाली साइड पे कुछ प्रेशर इस फोर्स की वजह से P1 लग रहा है, इधर कुछ P2 लग रहा है, तो ये प्रेशर जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, P1 इक्वल टू P2। ये तभी होगा जब अपने पास एनक्लोज फ्लूइड है। एनक्लोज फ्लूइड के ऊपर किसी भी एक जगह पे हम कोई प्रेशर लगाते हैं, सेम प्रेशर हर जगह क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसी को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर देखें P1 वाला जो प्रेशर है, फोर्स अपने को दे रखी है, एरिया भी दे रखा है पिस्टन का, इसमें फोर्स निकालनी है, एरिया दिया हुआ है। तो P1 वाला प्रेशर, फोर्स कितना 30, एरिया कितना अपने को दे रखा है 2। दूसरी साइड पे अपने को फोर्स निकालना है, एरिया अपने को दे रखा है कितना 3। कट करेंगे 15, ये फोर्स कितना आ जाएगा 15 इंटू 3 जो कि 45 न्यूटन। तो बड़े वाले पिस्टन पे कितना फोर्स लगने वाला है लिक्विड की वजह से, 45 न्यूटन। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें अपने को क्या दिया हुआ है, वाटर है, फ्लो कर रहा है फ्रिक्शनलेस डक्ट के थ्रू, जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वेरी कर रहा है, जैसे डायग्राम में दिखा हुआ है। इधर क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इधर क्या है कम है। प्रेशर जो है अलग अलग पॉइंट पे एक्सिस के साथ, जैसे हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो अपने को बताना प्रेशर कैसे वेरी करेगा। 4 ग्राफ दिए हुए हैं, अपने को वो ग्राफ बताना है। इसमें जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, वाटर है, फ्लो कर रहा है एक फ्रिक्शनलेस डक्ट के थ्रू। फ्रिक्शनलेस अपने पास ऐसे पाइप है, उसके थ्रू पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वेरी कर रहा है, जैसे डायग्राम में दिखा हुआ है। इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है लेफ्ट वाली साइड पे, राइट वाली साइड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। अपने को क्या बताना है, प्रेशर कैसे वेरी करेगा अलोंग द एक्सिस। इस ट्यूब की एक्सिस के अलोंग प्रेशर कैसे वेरी करेगा वो अपने को बताना है। 4 ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं, ग्राफ दिया हुआ है, चेक करना अपने को कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। पहले समझते हैं इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज होने वाला है। इसमें कंसेप्ट जो यूज होगा वो है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल अपने को क्या कहता है, आइडियल फ्लूइड के लिए हमेशा जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहती है। आइडियल लिक्विड के लिए मतलब जो नॉन विस्कस है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, उसके लिए टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। जो हम कैसे लिखते होते हैं, बर्नौलीज वो टोटल एनर्जी कैसे लिखी जाती है, प्रेशर एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो जी एच, इन तीनों का जो सम रहेगा हर पॉइंट पे सेम रहेगा। बट अगर ऐसे ट्यूब हॉरिजॉन्टल आ जाए, मतलब ये हाइट वेरी नहीं हो रही, तो ये टर्म तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब इन दोनों का सम भी क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। ये चीज़ कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाएंगे एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, मतलब फॉर सेम, जब बोल सकते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप। इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। दोनों का सम कांस्टेंट है, जहां पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। अब वेलोसिटी कैसे चेक करें, उसके लिए अपने पास एक इक्वेशन रहती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्योंकि अगर देखें पाइप में कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो जो मास पर यूनिट यहाँ पे एंटर हो रहा है उतना ही मास पर यूनिट टाइम यहाँ से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो मास जो है लिक्विड का वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एक पॉइंट से जितना एंटर हो रहा है दूसरे साइड से उतना ही क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, क्योंकि कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, A1V1 किसके इक्वल, A2V2। A1 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V1 क्या है, वेलोसिटीज। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं, यहाँ वाले पॉइंट को हम 1 ले लेते हैं, इधर वाले पॉइंट को हम 2 ले लेते हैं। तो A1V1 किसके इक्वल, A2V2। तो अपने को दिख रहा है कि A2 वाला एरिया जो है कम है,
तो मतलब वो वाली वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, तो V2 वाली वेलोसिटी ज़्यादा है। अब यहाँ से अगर देखें, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट। तो V2 ज़्यादा है तो मतलब प्रेशर जो P2 वाला होगा वो कम रहेगा, P1 वाला क्या रहेगा, ज़्यादा। तो मतलब पहले ज़्यादा प्रेशर है, बाद में कम। तो अगर देखें पहले ज़्यादा बाद में कम, तो यही वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। इसमें पहले कम था बाद में ज़्यादा, इसमें तो कांस्टेंट दिखा रहा था, रॉन्ग है। इसमें शेप ही बिल्कुल अलग है। जहाँ यहाँ तक पाइप सेम है तो प्रेशर सेम, पहले ज़्यादा फिर एकदम से ऐसे डिक्रीज हो रही तो प्रेशर घटने लग गया, फिर ऐसे कम हो गया। तो ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अपने को क्या दिया हुआ है, एयर है जिसकी डेंसिटी अपने को दे रखी है, ब्लो हो रही है किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल विंग्स के ऊपर, एरोप्लेन के विंग्स के ऊपर एयर जो है ब्लो हो रही है, उसकी डेंसिटी अपने को दे रखी है। स्पीड अपने को बता रखी है विंग्स के ऊपर और नीचे, ऊपर की साइड पे 150 है और बिलो कितनी है, 100 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने को दे रखा है, फोर्स पूछ रहा है एरोप्लेन के ऊपर क्या लगेगी। हमने अभी पढ़ा जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, तो वेलोसिटीज का डिफरेंस आ रहा है और उसकी वजह से क्या आ जाएगा, प्रेशर का डिफरेंस। एक साइड पे हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा, एक साइड पे हवा का प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से विंग्स के ऊपर एक नेट फोर्स बनेगी, वही अपने को निकालनी है। फोर्स की वैल्यू निकालनी है और डायरेक्शन बतानी है। पहले डायरेक्शन समझते हैं। तो ऐसे मान लो अपने पास विंग है एरोप्लेन का, ये साइड से अगर देखें क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है, क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है बिल्कुल जो साइड पे अपने को दिखने वाला। तो ऊपर वाली साइड पे उसने वेलोसिटी दे रखी है अपने को 150, और नीचे वाली साइड पे वेलोसिटी जो है वो दे रखी है 100। ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मतलब ऊपर जो है प्रेशर कम रहने वाला, इधर P1 है इधर P2, मतलब P2 ज़्यादा रहेगा P1 कम। सेम हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, P + ½ ρv² कांस्टेंट। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा तो ऊपर प्रेशर कम। ऊपर की साइड से अपने को पता है इसको फोर्स लगने वाली है ऐसे हवा की वजह से, जो कि प्रेशर इनटू एरिया, और नीचे की साइड से भी लगेगी प्रेशर इनटू एरिया। नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है तो नेट फोर्स किस तरफ बनने वाली है, ऊपर की तरफ। तो पहले तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है, तो जो डाउनवर्ड वाले ऑप्शन है उसको हटा दो, ये डाउनवर्ड वाला है, ये डाउनवर्ड वाला, वो तो आएंगे ही नहीं, फोर्स की डायरेक्शन ही ऊपर की तरफ। अब अपवर्ड में अपने को वैल्यू चेक करनी है। अगर देखें वो नेट फोर्स कैसे लिखी जाएगी, P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इंटू ए, प्रेशर का डिफरेंस इंटू एरिया। अब प्रेशर का डिफरेंस कैसे निकालें, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ये बर्नौली वाली इक्वेशन। तो बर्नौली वाली इक्वेशन अगर हम लगाएं तो अपने को पता है P1 + ½ ρV1 का स्क्वायर किसके इक्वल P2 + ½ ρV2 का स्क्वायर। अपने को P2 माइनस P1 निकालना है तो P1 को उधर ले चलते हैं, तो इधर आ जाएगा ½ ρV1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर किसके इक्वल P2 माइनस P1। तो प्रेशर का डिफरेंस ये आ गया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या बनेगी, फोर्स बनेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेट फोर्स अपनी क्या बन जाएगी, जो कि क्या था, प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया। प्रेशर का डिफरेंस अपना क्या बन रहा है, ½ ρV1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी अपने को दे रखी है 1.2, SI में ही है। V1 अपने को पता है 150 का स्क्वायर, और V2 अपनी कितनी है, 100 का स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया वो दे रखा अपने को 50।
इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा 0.6, 15 का स्केयर अपने को पता है 225, 0 का स्केयर कर देंगे ऐसे तो 00 ऐसे बन जाएगा। इधर 100 का करेंगे तो 10 की पावर 4 इंटू क्या आ रहा है 50, 50 इंटू 0.6 कर देंगे, डेसिमल से 0 हट जाएगा, 330 और इधर कितना बन जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो 12500, 125 को 3 से कर लो तो बन जाएगा 375 और साथ में क्या आ जाएगा 30 और डायरेक्शन अपने को पता है किस तरफ, अपवर्ड की तरफ। तो आंसर बन रहा है 37530 और न्यूटन में है एसआई में और डायरेक्शन किधर, अपवर्ड में। चेक करते हैं ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन 2 बन रहा है 37530 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपने को क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल स्मॉल होल है, एक यहाँ पे एक होल है, एक यहाँ पे होल है, आइडेंटिकल है मतलब उनके साइज वगैरह सेम है। ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेड ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ टैंक। दोनों का एरिया अपने को दे रखा है कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, विद डिफरेंस इन हाइट, अलग अलग हाइट पे, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ, दोनों में हाइट का डिफरेंस अपने को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और अपने को क्या पूछा गया, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहे हैं। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या रहेगी टैंक के ऊपर, किसकी वजह से, एफ्लेक्स ऑफ वाटर, जब पानी बाहर आएगा, पानी के बाहर जाने की वजह से कंटेनर के ऊपर जो नेट फोर्स बनेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो अपने को निकालनी। तो पहले इसमें कंसेप्ट जो यूज होने वाला है उसको समझते हैं। जब भी लिक्विड ऐसे बाहर जाएगा, अगर जैसे ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो ऑपोजिट एक रिएक्शनरी फोर्स टैंक के ऊपर लगा के जाएगा। वो फोर्स जो रहती है बेटा जब लिक्विड ऐसे बाहर जाता है, वो रहती है लिक्विड की डेंसिटी रो, जो इस होल का क्रॉस सेक्शन एरिया वो, और जिस स्पीड से यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा है, अगर मान लो यहाँ से कुछ v1 स्पीड से बाहर जा रहा है तो ऑपोजिट साइड पे कितना फोर्स लगेगा, लिक्विड की डेंसिटी होल का क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू स्पीड का स्केल। सेम इधर मान लो अगर v2 स्पीड से बाहर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के जाएगा टैंक के ऊपर, रो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही है, इधर क्या आ जाएगा v2 का स्केल। और अपने को पता होना चाहिए जब भी कंटेनर से लिक्विड बाहर आता है, एक होता है अपना टोरिसेली लॉ, जो कि अपने को ये वेलोसिटी की वैल्यू बताता है, होल से जो लिक्विड बाहर आता है उसकी स्पीड जो रहेगी उसकी वैल्यू। ऐसे अगर कंटेनर है, अगर मान लो यहाँ पे कोई होल है, वो होल की जो डेप्थ है सरफेस से मान लो कुछ h है, तो यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा v स्पीड से, वो स्पीड रहती है √2gh के। सेम फ्रीली फॉलिंग बॉडी जैसी है ना, कोई h हाइट से बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसकी स्पीड क्या रहती है √2gh। सेम इसमें भी वही है, लिक्विड के सरफेस से h हाइट नीचे जाएंगे तो जो लिक्विड वहाँ से बाहर आएगा उसकी स्पीड क्या रहती है √2gh। तो मान लो ये वाला जो होल है कुछ h1 हाइट नीचे सरफेस से, ये वाला मान लो कुछ h2, और इन हाइट का डिफरेंस अपने को दे रखा है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। पहले नेट फोर्स लिखते हैं। अगर देखें हाइट के डायरेक्टली है स्पीड और स्पीड के डायरेक्टली फोर्स, तो जहाँ स्पीड ज़्यादा वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा, तो इसकी हाइट नीचे वाली ज़्यादा है तो ये स्पीड ज़्यादा, तो मतलब ये वाला फोर्स भी ज़्यादा, तो नेट फोर्स क्या रहेगा F2 माइनस F1। F2 कैसे लिखेंगे, रो ए V2 का स्केयर, इधर आ जाएगा रो ए V1 का स्केयर। ये वैल्यू रख देंगे स्केयर V के स्केयर की, जो कि क्या आ जाएगी 2g हाइट H2 वाली, इसमें रो ए 2g हाइट H1।
जो चीज़ें कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो रो एरिया 2g कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, H2 माइनस H1। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अपने को लिक्विड कौन सा बोल रखा है, पानी है। पानी की डेंसिटी अपने को पता है जो कि 1000। क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -4 बन जाएगा। 2g की वैल्यू 10 और ये हाइट का डिफरेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4 और इंटू 10 की पावर क्या आ रही है -1। तो ये नेट फोर्स रहेगी जो कि कितना बन रहा है 0.4 न्यूटन। मतलब कि ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर है इसके। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। एक तो टोरिसिली लॉ हमने यूज करा, एक कंटेनर से जब ऐसे लिक्विड बाहर जाएगा तो ऑपोजिट में एक रिएक्शनरी फोर्स लगा के जाएगा जो कि किसके इक्वल रहती है, रो ए स्पीड का स्केयर। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, एक स्फीरिकल रेन ड्रॉप है जो कि रीच कर रही है ग्राउंड पे टर्मिनल वेलोसिटी और उसकी काइनेटिक एनर्जी अपने को दे रखा है के। एक रेन ड्रॉप ऊपर से आ रही है, उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली। टर्मिनल वेलोसिटी होता है कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ली। ये तब होगा जब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। नीचे की तरफ वेट लगेगा, ऊपर की तरफ अपने को पता है बाउंड फोर्स लगेगी, एक विस्कस फोर्स लगेगी। तो जब ये फोर्सेस वेट से बैलेंस हो जाएंगी तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जिस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो उस टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से उसने बोला काइनेटिक एनर्जी क्या है, के। एक दूसरा ड्रॉप है जिसका रेडियस ट्वाइस है, वो भी ग्राउंड पे रीच कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, उसकी काइनेटिक एनर्जी अपने को बतानी है। एक का रेडियस आर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के है। दूसरे का अगर रेडियस डबल 2r है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अपने को बतानी है। तो पहले इसमें टर्मिनल वेलोसिटी याद रखेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है, 2/9 r² इंटू जी बाय ईटा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी। हम कैसे निकालते होते हैं, ऐसे अगर कोई बॉडी है, नीचे वेट लगेगा mg, ऊपर की तरफ बाउंड फोर्स और एक विस्कस फोर्स, इनको बैलेंस करके ये निकाला जाता है। कि mg को हम कैसे लिख लेते होते हैं, हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू 4/3 पाई r³ इंटू जी। और ये बाउंड फोर्स क्या लगेगी उसके ऊपर, जो लिक्विड की डेंसिटी है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस कर रहा है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना, ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम आ जाएगा इंटू जी। स्टोक्स लॉ ने स्फेरिकल बॉडी के ऊपर विस्कस फोर्स का फार्मूला दिया था, वो रहता होता है 6 पाई ईटा r इंटू वी। टर्मिनल वेलोसिटी पे ये नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को रो ओ से लिख सकते, तो वहां से हम ये v निकाल सकते हैं। वहां से ये एक्सप्रेशन बनता है टर्मिनल वेलोसिटी के। जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, ये तब होगा जब नेट फोर्स 0, मतलब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले के इक्वल, इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाती है, जो कि ये एक्सप्रेशन बनता होता है। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी देखना है, तो काइनेटिक एनर्जी टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या लिखी जाएगी, 12m vt का स्क्वायर। अपने को सिर्फ चेंज जो है वो रेडियस कर रहा है, तो हम रेडियस वाली ही टर्म देखते हैं। अपने को पता है ये मास जो है वो कैसे लिखा जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि दोनों ड्रॉप का मास सेम नहीं है, दोनों सेम ही लिक्विड की हैं, डेंसिटी सेम है। रेडियस अलग है, वॉल्यूम अलग है, तो वॉल्यूम की वजह से मास भी क्या है, अलग है। तो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली है, तो मतलब r का क्यूब
यहाँ वी टी का स्केयर आ रहा है, तो ये आर के स्केयर का स्केयर, जो कि क्या बन जाएगा, आर की पावर 3 इधर 4, तो आर की पावर 7 के डायरेक्टली है काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड वाला केस, फर्स्ट वाले में के, सेकंड वाले में रेडियस डबल है, पहले वाले में आर था, पावर कितनी 7, कट जाएगा, क्या बन जाएगा 2 की पावर 7। तो सेकंड वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी, 2 की पावर 7 इंटू के। 2 की पावर 7 अगर करोगे तो वो बनेगा 128। तो सेकंड वाले केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 128 इंटू के। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद रखेंगे, उसी से ये क्वेश्चन होने वाला है ना। आर के स्केयर के डायरेक्टली होती है, ये ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और रो एल लिक्विड की डेंसिटी। यहाँ पे सिर्फ आर का चेंज था तो उसी को हमने देखा। हो सकता है लिक्विड चेंज कर जाता तो विस्कोसिटी और रो एल चेंज हो जाता, ऑब्जेक्ट चेंज कर जाता तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी अलग आ जाती है। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, एक फ्लैट प्लेट है जिसका एरिया अपने को दे रखा है कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और उसको सेपरेट करा हुआ। फ्लैट प्लेट है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, उस प्लेट को सेपरेट करा हुआ है किससे, एक लार्ज प्लेट से, किसके द्वारा, एक लेयर ली गई है लिक्विड की जो कितनी थिकनेस की है, 2 mm की। तो एक प्लेट है, एक लार्ज प्लेट के साथ उसको सेपरेट कर रखा है, बीच में क्या डाला हुआ हमने, लिक्विड, जिसकी थिकनेस अपने को दे रखी है 2 mm। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है अपने को लिक्विड का, पूछ रहा है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू कीप द प्लेट मूविंग विद वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उतनी वेलोसिटी से अगर प्लेट को चलाना है तो कितनी फोर्स अपने को लगाती रहनी पड़ेगी, वो बताना है। तो पहले समझते कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है। ऐसे अपने पास एक प्लेट है और उसके नीचे एक बहुत बड़ी प्लेट है, लार्ज प्लेट, और सेपरेट करा हुआ किसके द्वारा, बीच में से लिक्विड, जिसकी अपने को थिकनेस दे रखी। इसकी थिकनेस अपने को दे रखी है जो कि कितनी, 2 mm, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और ये लिक्विड जो है विस्कस है, तो जब हम प्लेट को मूव करवाने लगेंगे तो लिक्विड की लेयर साथ में मूव करने लग जाएगी, तो नीचे वाली लिक्विड की लेयर उसको रोकेंगी। रोकने के लिए क्या लगाएंगी, विस्कस फोर्स लगाएंगे। तो अगर अपने को प्लेट को चलाना है तो जितना विस्कस फोर्स लग रहा है उस लेयर के ऊपर, उतना फोर्स अपने को भी लगाना पड़ेगा, तभी उतनी स्पीड से वो चलती रहेगी प्लेट। जैसे प्लेट है, अगर तुम इस पर F फोर्स लगाओ तो इसके जो कांटेक्ट में लिक्विड की लेयर होगी वो आगे जाने का ट्राई करेगी, तो नीचे वाली लेयर उसको रोकेगी। रोकने के लिए क्या लगाएगी, पीछे की तरफ विस्कस फोर्स लगाएगी। तो अगर अपने को इसको v स्पीड से चलाना है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलाना है, कांस्टेंट स्पीड तभी रहेगी जब नेट फोर्स उसके ऊपर 0। तो F आगे लग रहा है, FV पीछे लग रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड पे चलाना है तो ये F के इसके इक्वल होना चाहिए, FV। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में इस फोर्स की वैल्यू बताई जाती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में ये विस्कस फोर्स की वैल्यू बताएगी थी। वो विस्कस फोर्स कैसे लिखी जाती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू जो कांटेक्ट में एरिया है, वो कांटेक्ट में एरिया, जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर लिक्विड आगे मूव कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर में वेलोसिटी का क्या ग्रेडियंट है, क्या वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं अलग अलग लेयर की, वो लिया जाता है। ऐसे विस्कस फोर्स लिखी जाती है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं। अपने को F कितना लगाना पड़ेगा, विस्कस फोर्स के इक्वल लगाना पड़ेगा, जो कि ईटा एरिया। अगर देखें ऊपर वाली चीज़ को हम V से चला रहे हैं, जो इधर वाली कॉन्टेक्ट वाली लेयर होगी, क्योंकि नीचे वाली प्लेट तो रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी तो 0। ऊपर वाली V से चला रहे हैं, नीचे वाली 0 से, और ये डिस्टेंस अपने को दे रखा है, ये थिकनेस कितनी है, T। तो वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो कितना, V - 0 डिवाइड बाय थिकनेस। इतना अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं।
विस्कोसिटी अपने को क्या दे रखी है, 1 डेकापॉइस, एसआई में ही है। विस्कोसिटी का एसआई यूनिट डेकापॉइस ही रहता है, उसको चेंज नहीं कर रहा। तो वो कितना है 1, क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी कितना है 1, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से चलाना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको चेंज करेंगे मीटर में तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। थिकनेस, थिकनेस अपना कितना है 2 × 10 की पावर -3, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 3 -2 तो क्या आ जाएगा 10। तो 10 न्यूटन का फोर्स अपने को लगाते रहना पड़ेगा अगर ऊपर वाली प्लेट को अपने को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलाना है। मतलब ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर है इसके लिए। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अगर देखें अपने को क्या दिया हुआ है, 3 सोप के बबल हैं A, B एंड C, है ना, ब्लो करे गए हुए हैं और कैपिलरी ट्यूब के ऊपर फिट कर रखे हैं और अपन को स्टॉप कोक लगा रखे हैं। एक जैसे यहाँ पे रोकने के लिए लगा रखा है S, एक S2, S1, S3 और अपने को क्या बोल रहे हैं, स्टॉप कोक S वाला जो है क्लोज है, S1, S2, S3 इन तीनों को क्या कर दिया ओपन, यहाँ से ओपन कर दिया, ये वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया। मतलब जहाँ जहाँ सोप बबल है वहाँ वाले स्टॉप कोक उसने हटा दिए। ये बाहर जहाँ से बाहर जा सकती है हवा उसको बंद रखा हुआ है। तो अपने को पूछ रहे कौन सा वाला जो बबल है वो कोलैप्स कर जाएगा, डेफिनेटली बताना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले समझते हैं जो कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है, जो कि होता है एक्सेस प्रेशर। कि अपने को पता है सोप बबल के अंदर प्रेशर क्या रहता है, एक्सेस रहता है एज कंपेयर टू बाहर। वो कितना रहता है उसको समझते हैं। सोप बबल में ये सोप बबल है, तो अंदर की तरफ प्रेशर कुछ P1, बाहर की तरफ P2। यहाँ भी एयर है, बाहर भी एयर है। एक फ्री सरफेस अंदर की साइड पे, फ्री सरफेस मतलब लिक्विड और हवा का कांटेक्ट में जो सरफेस आ रहा है, तो हवा और लिक्विड के कांटेक्ट में एक अंदर वाला सरफेस है, एक बाहर वाला, 2 फ्री सरफेस। सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर का डिफरेंस आता है अंदर और बाहर में। अगर मान लो इसका रेडियस कुछ r है, तो जो एक्सेस प्रेशर रहेगा अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि P1 - P2 वो किसके इक्वल रहता है, 4 × सरफेस टेंशन डिवाइड बाय r। रेडियस के इन्वर्सली है T अपना क्या है सरफेस टेंशन, उस लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या है। तो जिसका रेडियस कम होगा उसमें एक्सेस प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मतलब अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर देख बाहर तो सब पे सेम ही चीज़ है, अंदर वाली ही चीज़ अलग है, तो P2 तो सेम है, तो रेडियस की वजह से ये अंदर वाला प्रेशर ही अलग बनेगा। तो जिसमें रेडियस कम उसमें प्रेशर क्या रहेगा ज़्यादा। तो अगर देखिए C का रेडियस सबसे कम है, फिर A का है, फिर B का। रेडियस C का सबसे कम, फिर A का ज़्यादा है, फिर सबसे ज़्यादा अपने को B का। तो जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका प्रेशर कम। अगर देखें C का सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, फिर A का, फिर B का। मतलब C के अंदर जो हवा है उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर है, फिर A का है, फिर B का। और अपने को पता है जब ये मैं स्टॉप कोक हटा दूंगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो C में सबसे ज़्यादा प्रेशर है, तो C वाले से जो हवा है A और B की तरफ क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कौन सा वाला कोलैप्स कर जाएगा, C वाला। C वाला क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि बड़ा साइज वाला तो मतलब उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा, ऐसा नहीं है, उल्टा है। जिसका रेडियस छोटा है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो छोटे वाला साइज वाला कोलैप्स होने वाला है। तो ऑप्शन C, 3 वाला ऑप्शन C वाला जो है कोलैप्स कर जाएगा। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो अपने को क्या दे रखा है, एक वायर है जिसकी लेंथ अपने को दे रखी है 30 सेंटीमीटर और प्लेस करी हुई है हॉरिजॉन्टली कहाँ पे, सरफेस ऑफ वाटर पे। वायर है, लेंथ दे रखी है, पानी के सरफेस के ऊपर रखी हुई है और उसको स्लोली हम ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं।
वो फोर्स अपने को बता दिया कितना है 0.03 न्यूटन टू जस्ट फ्री इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ। अगर अपने को सरफेस से उस वायर को उठाना है तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अपने को क्या निकालना है, सरफेस टेंशन निकालना है वाटर का। पहले कंसेप्ट समझते हैं, जो कंसेप्ट यूज होने वाला। मान लो ऐसे अपने पास कंटेनर है, एक वायर बना लेते हैं, ये सामने से देखते हैं है ना, ये वायर ऐसे अंदर की तरफ उसके सरफेस के ऊपर है। ये हमने फ्रंट से देख रहे हैं, है वो वायर ऐसे अंदर की तरफ। अगर हम टॉप से देखें, टॉप व्यू कैसा रहेगा, ऊपर से अगर देखें अपने को कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे पानी का सरफेस है और उसके ऊपर ऐसे वायर जिसकी लेंथ कुछ L। अगर ऊपर वाली साइड से देखें, अब अपने को क्या बोल रहा है, इसको ऊपर उठाना है। जब ऊपर उठाना है तो पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे खींचेंगे, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे। तो अपने को ऊपर उठाने के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो किसके अगेंस्ट में हम लगा रहे हैं, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में। और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स रहता है वो रहता है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, T इंटू L रहता है। तो जब इसको हम ऊपर उठाएंगे F फोर्स लगा के, तो यहाँ से भी, क्योंकि ये ऐसे बाहर जाएगा तो यहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे नीचे की तरफ उसको पुल करेंगे, यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगने वाली है राइट साइड पे कि इधर की साइड पे, सरफेस टेंशन S से लिख लेते हैं। तो जो ये अपना F है वो कितना रहेगा, 2 टाइम जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रही है। क्योंकि जब हम इसको ऐसे उठाएंगे वायर को तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बाहर जा रही होगी, तो यहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल उसको ऐसे नीचे की तरफ खींच रहे, इस वाली साइड से भी, इस वाली साइड से, और ऐसे हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो वो फोर्स इन दोनों के ही सम के इक्वल रहेगी। तो F फोर्स कितना, 2 टाइम सरफेस टेंशन। तो 2 सरफेस टेंशन की वजह से क्या रहेगी, T इंटू L। अपने को ये सरफेस टेंशन ही निकालना है, T की वैल्यू। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, F बाय 2L। तो फोर्स अपने को दे रखा है कितना लगा रहे हैं हम, 0.03। 2 लेंथ अपने को दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो डिवाइड बाय 100, तो 100 जो है सो ऊपर चला जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बन जाएगा 3, इधर 2 इंटू 30, 3 से इसको कट करो 10, फिर बन रही है 1/20। इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 5, नीचे 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 100। तो क्या आ जाएगी, 0.05 न्यूटन पर मीटर। SI में सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ रहता है, तो न्यूटन पर मीटर 0.05 बन जाएगा। मतलब कि ऑप्शन 2, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, 1000 ड्रॉपलेट्स हैं पानी की, सबका रेडियस कितना दे रखा है अपने को, 1.5 mm। कोलेप्स टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, वो जुड़ के एक बड़ा ड्रॉप बना लेते हैं। सरफेस टेंशन अपने को दे रखा है पानी का, और अपने को पूछ रहे कितना एनर्जी जो है लिबरेट होगा। तो अपने को पता है जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होती हैं उनकी वजह से उनके पास एक सरफेस एनर्जी होती है। तो पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, अब एक बड़े साइज का बन गया, सरफेस एरिया में चेंज आएगा, उसकी वजह से सरफेस एनर्जी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होने वाली है, लिबरेट होने वाली। तो पहले वो सरफेस एनर्जी समझते हैं, वो कैसे लिखी जाती है। तो सरफेस एनर्जी कैसे लिखी जाती है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया।
कौन सा एरिया? फ्री सरफेस एरिया। तो अपने को इनिशियल में एनर्जी देखनी है, फाइनल में देखनी है, डिफरेंस ले लेना, उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। पहले इनिशियल वाली एनर्जी लिखते हैं। तो अपने पास कितनी ड्रॉप्स हैं? 1000 ड्रॉप्स हैं। मान लो वो स्मॉल आर रेडियस की, ये सारी जुड़ के जो है मिलके कितनी बन, एक बड़ा ड्रॉप बना लेती हैं, मान लो कैपिटल आर रेडियस का। कितनी ड्रॉप्स हैं? 1000। तो इनिशियल में एनर्जी क्या रहेगी? सरफेस एनर्जी टोटल 1000 है, सबकी कितनी रहेगी? T इंटू एरिया कितना? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फाइनल में सरफेस टेंशन तो वही रहेगा, लिक्विड वही है, बट सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। बट अपने को बड़े वाले का रेडियस नहीं पता, सिर्फ छोटे वाले का पता है। बट अपने को पता है कि इनको ही जोड़ के वो बना हुआ है, तो जितना इसका वॉल्यूम है और उसका वॉल्यूम है वो क्या रहने वाले हैं? सेम। तो वॉल्यूम को इक्वेट करके पहले रेडियस में रिलेशन निकालते हैं, फिर इनका डिफरेंस ले लेंगे, जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही क्या अपना उतनी एनर्जी क्या होने वाली? लिबरेट होने वाली। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन, इनिशियल वॉल्यूम कितना? 1000 इंटू एक का कितना है? 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। इसके इक्वल बन जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। ये 4/3 पाई 4/3 पाई से क्या हो जाएगा? कैंसर। क्यूब इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा। तो आर 1000 के ऊपर 1/3 इंटू स्मॉल आर, अगर इसका क्यूब रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 10। तो कैपिटल आर जो अपना 10 टाइम आर बन रहा है। अब एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं। तो एनर्जी का डिफरेंस कितना? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल, क्योंकि पहले ज़्यादा एनर्जी थी, बाद में कम होगी, बाकी एनर्जी क्या होगी? लिबरेट होगी, बाहर निकलेगी। तो पहले कितनी थी? 1000 इंटू टी इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। बाद में कितनी? टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर हम क्या रख देंगे? 10R। तो 1000 इंटू टी इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इधर टी इंटू 4 पाई 10R का स्क्वायर। जो जो चीज़ें कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। इसमें टी कॉमन आ जाएगा, 4 पाई भी कॉमन आ जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर भी। इधर बचा 1000, उधर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है अपने को 70 इंटू 10 की पावर -3। तो यह 70 इंटू 10 की पावर -3। 4 पाई रेडियस पे आते हैं। रेडियस अपने को दिया हुआ है 1 mm। 1 mm का 1000 माइनस 100 कर लेंगे, वो कितना बन जाएगा? 900। इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनने वाला है? 1.78 इंटू 10 की पावर -3 जूल। इतनी एनर्जी जो होगी वो रिलीज होने वाली है, जो कि ऑप्शन 3 बनेगा। कैलकुलेशन वो खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें अपने को क्या दिया हुआ है? एक 18 सेंटीमीटर की लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है जिसको पानी के अंदर डिप करा हुआ है। वाटर जो है उसके अंदर राइज कर गया कितना? 6 सेंटीमीटर। और अभी अपने को बोल रहा है अगर पूरा अरेंजमेंट हम कहाँ पे रख दें? फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर। एक एलिवेटर है, फ्रीली फॉल हो रही है, मतलब जी से नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। अगर उसके अंदर रख दें तो कितनी हाइट तक लेंथ ऑफ वाटर कॉलम निकालना है? किसमें? कैपिलरी ट्यूब में। कितनी लेंथ तक पानी का लेवल कैपिलरी ट्यूब के अंदर रहेगा? तो अपने को पता है यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है कैपिलरी एक्शन। किसी भी कैपिलरी को अगर हम किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो जा तो लेवल उसके अंदर राइज कर जाता है, जा उसके अंदर डिप कर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है।
अगर उस लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है तो लेवल राइज कर जाता होता है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है तो लेवल जो है डिप कर जाता होता है। कितना लेवल राइज और डिप करेगा, उस हाइट का फार्मूला रहता है बेटा 2t cos थीटा सी डिवाइड बाय आर रो जी। जैसे मान लो ऐसे कंटेनर है, उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इसके अंदर लेवल जो है राइज हुआ, ये h हाइट तक राइज होगा। ये जो ट्यूब है उसका रेडियस स्मॉल आर, लिक्विड की डेंसिटी रो, टी रहता है सरफेस टेंशन और थीटा सी अपना रहता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर एंगल एक्यूट रहेगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये हाइट पॉजिटिव, मतलब ये राइज करेगा। अगर ऑब्ट्यूज रहेगा कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, हाइट नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव हाइट का मतलब क्या है कि लेवल डिप करने वाला है। तो राइज और डिप दोनों के लिए रिलेशन रहता है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल, जा तो राइज करेगा जा तो डिप करने वाला है। अब अपने को क्या बोल दिया कि अगर फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में रख दिया पूरा अपरेटस, एक एलिवेटर है जो कि नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है जी से, और पूरी चीज हमने उसी के अंदर रख दी, तब अपने को बताना है कि कितनी हाइट तक जो है लेवल इसके अंदर राइज करने वाला। अगर हम देखें, अगर जी से नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगी। तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगी तो जो जी इफेक्टिव रहेगा इस लिक्विड के ऊपर, जो नेट जी इफेक्टिव रह रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ जी एक सूडो की वजह से आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो इफेक्टिव जी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो अगर हम देखें इफेक्टिव जी जीरो तो मतलब हाइट इनफाइनाइट, ऐसा नहीं होता है। कभी भी लिक्विड जो है कैपिलरी के बाहर नहीं आता है। ये जी इनफाइनाइट अपने को दिख रहा है कि हाइट इनफाइनाइट नहीं होती है, कभी भी लिक्विड कैपिलरी के बाहर नहीं आता है। यहाँ पे एक लॉ रहता है जो कि हम बोलते हैं जूरिन्स लॉ। अगर हम इस आर को इधर ले जाएं, एच आर बाय कॉस थीटा से, जो कि किसके इक्वल 2t बाय रो जी। ये r बाय कॉस थीटा सी को हम लिखते होते हैं रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो अगर देखें किसी लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन रो और जी, ये चीजें क्या है कांस्टेंट, ये प्रोडक्ट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता होता है। तो अपने को ये याद रखना, कभी भी लिक्विड बाहर नहीं आता। तो अपने को दिख रहा है कि ये चीज का प्रोडक्ट इनफाइनाइट बनना चाहिए, क्योंकि उधर जी जो है वो जीरो हो रहा है। तो ये इनफाइनाइट कैसे बनेगा, एच इनफाइनाइट नहीं हो सकता, बट रेडियस ऑफ मेनिस्कस वो इनफाइनाइट हो सकता है। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इनफाइनाइट कैसे होगा, जब ये मेनिस्कस जो है बिल्कुल टॉप पे जाके कैसे हो जाता है, इसे फ्लैट बन जाता है, ताकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो आर इनफाइनाइट हो जाएगा। हाइट जो रहती है उसकी पूरा जितना ट्यूब की हाइट है उतने तक लिक्विड राइज करेगा, उसके बाहर कभी भी नहीं आता। तो ये प्रोडक्ट इनफाइनाइट कैसे बनता है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस चेंज हो जाता है, बट कभी भी हाइट इनफाइनाइट नहीं होती है। हाइट कितनी हो जाती है, वो टॉप ऑफ द ट्यूब तक आता है लिक्विड। तो अपने को ट्यूब की लेंथ दे रखी है जो कि 18 सेंटीमीटर। तो अगर फ्रीली एलिवेटर में रख देंगे टॉप तक पानी आएगा और वहां पे जाके लेवल क्या हो जाएगा, फ्लैट। तो कितना राइज होने वाला है, क्या हाइट बनने वाली है, वो क्या आ जाएगी, सीधा सीधा 18 सेंटीमीटर। वो फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर बोल सकता है, किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रख दिया ये चीज़ बोल सकता है। सब केसेस में क्या रहेगा, टॉप तक आएगा, वहाँ जाके मेनिस्कस फ्लैट हो जाने वाला है, कभी भी लिक्विड बाहर नहीं आता। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस अपने को दे रखा है 1 mm, डिप करा हुआ है लिक्विड के अंदर, और जो वेट ऑफ लिक्विड जो राइज हो रहा है, जो लिक्विड ट्यूब के अंदर राइज हो जाएगा उसका वेट अपने को दे रखा है
सरफेस टेंशन अपने को निकालना है और एंगल ऑफ कांटेक्ट अपने को क्या बोल रखा है, 0 है। पहले डायग्राम बनाते हैं। ऐसे मान लो टब है जिसके अंदर कैपिलरी ट्यूब है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, तो यहाँ पे जो मिनिस्कस का शेप बन जाता होता है वो हेमिस्फेरिकल शेप। और उसने जो ये लिक्विड राइज हो रखा है उसका वेट बता रखा है। तो अपने को पता है यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से ऐसे ऊपर की तरफ फोर्सेस लगने वाली है, जो कि क्या रहेगा, T इंटू जो इसका लेंथ रहेगी। अगर देखें हेमिस्फेरिकल बन रखा है तो ऊपर वाला शेप ऐसे सर्कुलर, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स बन रही है सरफेस टेंशन की वजह से वो क्या रहेगी, T इंटू 2πr। और जो ये लिक्विड राइज हो रखा है इसका वेट नीचे की तरफ, ये बैलेंस है, ऊपर नीचे मूव नहीं हो रहा, तो जितना ऊपर वाला फोर्स है उतना ही नीचे वाला। तो मतलब T इंटू 2πr किसके इक्वल, mg के। अपने को क्या निकालना है, सरफेस टेंशन निकालना है इस लिक्विड का। और अपने को ये वेट दे रखा है और कैपिलरी ट्यूब का रेडियस भी दे रखा है। तो यहाँ पुट कर दो T इंटू 2π, रेडियस 1 mm, मतलब 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ये वेट की वैल्यू क्या देखिए, 0.314 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा। T क्या आ जाएगा इधर, 0.314 डिवाइड बाय 2π। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि बन जाएगी 3.14। इसको कट करेंगे इससे तो आ जाएगा 10, तो 1/20 बन रहा है। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 5 नीचे 20 इंटू 5 100, तो ये बन जाएगा 0.05 न्यूटन पर मीटर। तो ये सरफेस टेंशन आ जाएगा उस लिक्विड का, जो कि ऑप्शन 2। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, एक ओपन कैपिलरी ट्यूब है, ऊपर से ओपन है, उसको वेसल के अंदर रखा हुआ है जिसके अंदर मरकरी फिल है। और लेवल्स ऑफ मरकरी, जो वेसल के अंदर मरकरी का लेवल है और जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, वो हाइट का डिफरेंस अपने को दे रखा है, मतलब जो राइज वाला लेवल है वो अपने को दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है किसका, मरकरी मिनिस्कस का कैपिलरी ट्यूब के अंदर, कैपिटल R निकालना है, मिनिस्कस का रेडियस ना कि ट्यूब का। सरफेस टेंशन अपने को दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखा है, तो हम सीधा सीधा फार्मूला यूज करते हैं वो हाइट वाला, वहां से अपने को मिनिस्कस का रेडियस निकालना। तो अपने को पता है वो हाइट का जो डिफरेंस है वो कैसे लिखा जाता है, 2t कैपिटल R रो जी, है ना। ट्यूब के रेडियस की फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर cos थीटा c आ जाता है, मिनिस्कस की फॉर्म में लिखते हैं तब वो वहाँ पे cos थीटा c नहीं आता। अपने को मिनिस्कस का ही निकालना है, ये वाला R। तो कैसे आ जाएगा, 2t बाय डेल्टा H रो जी। इसमें वैल्यू प्लग करते हैं। सरफेस टेंशन अपने को दे रखा है कितना, 0.46, हाइट अपने को दे रखी है 4.6, mm में है तो इंटू 10⁻³ डेंसिटी, ये भी CGS में दे रखी है 13.6। SI में कर लेंगे तो क्या बन जाएगी, 13.6 इंटू 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इंटू G की वैल्यू जो कि 10। सिंप्लीफाई करते हैं, 0.46 से इसको काटेंगे तो क्या बनेगा 10, 2 से इसको काट देते हैं जो कि बन जाएगा 6.8। सिंप्लीफाई करें तो 1 डिवाइड बाय नीचे 6.8 इंटू 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा, साथ में 11 100, तो बन रहा है 1/680 मीटर। तो
इतना रेडियस रहेगा मेनिस्कस का 1/680। अगर देखें ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा अपने को फार्मूला ही यूज़ करना। अगर ट्यूब का मांग लेता तो साथ में एंगल ऑफ कांटेक्ट भी अपने को बता देता। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन बेटा 2025 में आ चुका है, जो कि टफेस्ट क्वेश्चन रहा है 2025 का। समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ये सरफेस टेंशन के ऊपर ही बेस्ड है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, अपने पास एक वाटर टैंक है जो कि डायग्राम में शो करा हुआ है। एक वॉल जो है उसकी x = L पे, इधर वाली साइड पे वॉल है, और कैन बी टेकन टू वेरी वाइड इन द z डायरेक्शन। इधर x है, इस साइड y है, z मतलब ऐसे बाहर की तरफ, तो उस डायरेक्शन में बहुत वाइड है। अपने को नहीं बताया कितना, बट वेरी वाइड बोल रखा है। और अपने को बोल रखा है कि वो फिल करा हुआ है लिक्विड के साथ, जिसका सरफेस टेंशन क्या है, S। डेंसिटी अपने को रो दे रखी है। लिक्विड का सरफेस एंगल बना रहा है θ0, जो कि 1 से क्या है, बहुत छोटा। यहाँ पे दिखा हुआ है इस वाली वॉल पे एंगल बना रहा है θ0, जो कि बहुत छोटा है 1 से। विद द x एक्सिस एट x = L पे वो एंगल बना रहा है। अगर अपने को बोल रहा है yx उसकी हाइट है किसी x पोजीशन पे सरफेस की, तो अपने को उसकी इक्वेशन लिखनी है। और उसने बोल रखा है कि थीटा को साइन के इक्वल, टैन के इक्वल और dy/dx के इक्वल लिख के चलेंगे। तो पहले समझते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। अपने को इस सरफेस की इक्वेशन लिखनी है कि कैसे x एक्सिस के साथ ये हाइट वेरी करेगी, वो अपने को लिखना है। तो पहले इसमें जो कंसेप्ट यूज होने वाला है उसको समझते हैं। एक तो कंसेप्ट इसमें ये यूज होगा, अगर मान लो अपने पास कोई भी ऐसे सरफेस है, तो अगर देखें सरफेस पे कोई भी एक छोटा सा पोर्शन ले लेगा, ये वाला पोर्शन ले ले, तो ये पोर्शन जो है किसी एक सर्कल का पार्ट बन रहा होगा। कोई भी कर्व अपने पास है, उसके ऊपर छोटे छोटे जो पार्ट होंगे किसी ना किसी एक सर्कल का क्या होंगे, पार्ट होंगे। तो जैसे ये वाला पोर्शन एक सर्कल का पार्ट होगा, मान लो जिसका रेडियस जो है कैपिटल। ये क्या है, कोई भी एक सरफेस है ना। कोई भी सरफेस पे पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे वो छोटा सा पॉइंट के अबाउट एक छोटा सा पोर्शन लिया, वो किस सर्कल का पार्ट बनेगा, उसका रेडियस R। ये रेडियस जो है कैसे लिखा जाता है, अगर इस सरफेस की इक्वेशन, जैसे मान लो इधर की साइड x एक्सिस है, इस साइड अपना y एक्सिस, तो ये जो सरफेस की इक्वेशन है, मतलब y रहेगा जो x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। तो ये रेडियस जो है वो कैसे लिखा जाता है, 1 + dy/dx उसका स्केयर होल रेस पावर 3/2 डिवाइड बाय मोड ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव उसी y का। इस रिजल्ट को याद रखेंगे। इस रिजल्ट से हम किसी भी कर्व के ऊपर, अगर हम उसको, उस कर्व की इक्वेशन पता है, तो उस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मुझे ये x = 1 पे है कुछ, तो यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव आएगा x की फॉर्म में, उसमें x की वैल्यू 1 रख के रेडियस निकालनी। ये जो रेडियस है वेरी करेगा अलग अलग पोजीशन पे। जहाँ पे सर्कल का रेडियस अलग, यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ये वाला रेडियस ऐसे बन जाएगा, है ना। तो वो रेडियस हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। अगर इक्वेशन पता है, अपन इक्वेशन से ऐसे रेडियस लिख सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन में अगर हम देखें, अपने को क्या दे रखा था, इधर x इधर y, कुछ ऐसे अपने को लिक्विड का सरफेस दिखाया हुआ था, और यहाँ पे कंटेनर की वॉल थी जो कि x = L पे, और यहाँ पे जो सरफेस है वॉल के साथ एंगल बना रहा था कुछ थीटा। बाहर की तरफ वो बहुत ही क्या है, ज़्यादा वाइड है। तो हम क्या करते हैं, एक x पोजीशन पे जाते हैं, इस वाली पोजीशन पे अपने को क्या देखना है, ये y देखना है
क्या हाइट है, क्योंकि अपने को इसी की इक्वेशन लिखनी है। तो अगर देखें यहाँ पे जो प्रेशर है बाहर की तरफ वो क्या रहेगा, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये क्या है, फ्री सरफेस है लिक्विड का। यहाँ पे कुछ ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस सरफेस का R। तो अपने को दिख रहा है कि ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो मतलब बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है, अंदर वाला प्रेशर कम है। वो जो प्रेशर का डिफरेंस है वो सरफेस टेंशन की वजह से आता है, अपने को पता है। वो कैसे लिखा जाता है, जैसे बाहर वाला PATM है, मान लो अंदर वाला प्रेशर जो है P, वो प्रेशर का डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, PATM माइनस P सरफेस टेंशन डिवाइड बाय R1 प्लस सरफेस टेंशन डिवाइड बाय R2। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है अपने को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेने होते हैं, R1 R2 इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस वाली साइड पे कुछ रेडियस होगा, इसके परपेंडिकुलर मतलब इस वाली साइड, Z वाली साइड पे। Z वाली साइड में उसने बोल रखा है बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, तो उस वाली साइड पे तो सरफेस जो है ऑलमोस्ट क्या है, हॉरिजॉन्टली है, मतलब रेडियस इनफाइनाइट है। तो एक रेडियस तो कर्व से आएगा, दूसरा वाला रेडियस तो अपना क्या है, इनफाइनाइट। इसी को यूज करके हम प्रेशर के लिए इक्वेशन लिखने वाले। प्रेशर का डिफरेंस कोई भी फ्री सरफेस के अबाउट कैसे लिखा जाता है, T/R1 प्लस T/R2। T जो है अपना सरफेस टेंशन और R1 R2 क्या रहते हैं, अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर रहते हैं उस फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक ये वाली डायरेक्शन में, एक इसके परपेंडिकुलर इस वाली डायरेक्शन में, Z वाली, वो वाला रेडियस क्या है, इनफाइनाइट। तो अगर देखें अपना R2 जो है वो क्या है, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PATM माइनस P जो कि T/R1। ये रेडियस हम कैसे लिखेंगे, हमने अभी लिखा, वो लिखा जाता है 1 प्लस dy/dx उसका स्केयर होल रेस पावर 3/2, ऊपर क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव। और उसने स्टार्टिंग में बोल रखा था कि जो थीटा है वो dy/dx के क्या है, इक्वल है, और थीटा जो है बहुत ही छोटा है 1 से, तो मतलब ये जो dy/dx है वो भी 1 से क्या है, छोटा। तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं इस 1 के मुकाबले। तो अगर इसको निगलेक्ट कर देंगे तो नीचे 1 ही बचेगा, तो ये बन जाएगा T इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, प्रेशर का डिफरेंस। अब ये प्रेशर का डिफरेंस देखते हैं क्या बनेगा। इधर अपना x, इधर y, ऐसे फ्री सरफेस अपने को दिया हुआ था, यहाँ पे बाउंड्री थी x इक्वल टू L। हम यहाँ पे किसी x पोजीशन पे देख रहे थे जहाँ पे हाइट क्या थी, y, अंदर की साइड प्रेशर P, बाहर की साइड PAT। अगर मैं इस फ्री सरफेस को ऐसे पीछे की तरफ ले जाऊँ, कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये फ्री सरफेस अगर हम इस तरफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, है ना। यहाँ PATM है, यहाँ भी कुछ रहने वाला है PATM। अपने को पता हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम रहेगा इस वाली साइड पे। इसी फ्री सरफेस को ऐसे पीछे की तरफ प्लॉट करा, ऊपर PATM ही चल रहा है, इधर PATM, यहाँ भी PATM, हॉरिजॉन्टल में सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा, PATM। और यहाँ से जब मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है, ऊपर की तरफ कम हो जाएगा। तो P पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखा जाएगा, PATM, कितना हाइट ऊपर जा रहे हैं हम, y माइनस वाई रोज। ये वैल्यू इसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। जब पुट करेंगे PATM कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, उस साइड क्या बन जाएगा, वाई रो जी। तो क्या आ जाएगा अपना वाई रो जी किसके इक्वल, T इंटू ये सेकेंड है, मतलब ये सेकेंड डेरिवेटिव किसके इक्वल रहेगा, वाई रो जी डिवाइड बाई टी। चेक करते हैं ऑप्शन,
इसमें याद क्या रखना है, एक तो अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला फार्मूला याद रखो, एक वो प्रेशर के डिफरेंस का। प्रेशर का डिफरेंस किसी भी फ्री सरफेस के अबाउट कैसा रहता है, टी बाई आर वन प्लस टी बाई आर टू। यहाँ पे एक फ्री सरफेस था तो मल्टीप्लाई बाय 1 था, अगर 2 होते जैसे सोप बबल में तो 2t बन जाता, 2t बाई आर वन प्लस 2t बाई आर टू। चेक करते हैं ऑप्शन में, तो अपना बन रहा था सेकेंड डेरिवेटिव वाई रो जी, तो ऊपर वाई रो जी, यहाँ पे सरफेस टेंशन एस से डिनोट कर रखा है, तो नीचे क्या आना था एस, मतलब ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर। सेकेंड डेरिवेटिव वाई रो जी बाय एस, हमने टी से डिनोट करा था बट यहाँ पे क्वेश्चन में एस से डिनोट था, क्या आ जाएगा वाई रो जी बाय एस। ओके बेटा, यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सबको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू बेटा।